कि भैया आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स क्या है इसके बारे में हमें बातचीत करनी है। जेनेटिक्स एग्जाम्स के बेसिस पर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ आपको जेनेटिक डिजीजेस के बारे में भी ऑलरेडी बताया है, उनको डिटेल में यहां पर पढ़ना है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने पढ़ा, मानव कार्यकी पढ़ा, ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स पढ़े सारे। उसके बाद ह्यूमन डिजीज हमने, मानव रोग हमने सारे पढ़ डाले। उसके बाद हमने ह्यूमन में न्यूट्रिशन पढ़ डाला, पोषण हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। और आज हम जेनेटिक्स की कहानी खोल रहे हैं। आपसे कोई पूछता है कि सर जेनेटिक्स क्या है, तो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है। अब जीव विज्ञान की एक शाखा है, जैसे आपने पहले भी पढ़ा है भाई, किडनी से रिलेटेड ब्रांच को आप रीनोलॉजी कह देते हैं, माइक्रोब्स सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड विज्ञान को माइक्रोबायोलॉजी कह देते हैं, शरीर की बाहरी आकार आकृति जो आउटर स्ट्रक्चर होती है उससे रिलेटेड जो ब्रांच है बायोलॉजी की, उसे मॉर्फोलॉजी या आकारिकी कहते हैं। बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना से रिलेटेड जो स्टडी है वो एनाटॉमी या शारीरिकी में की जाती है। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी में किया जाता है। ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस मैंने आपको बताई हैं। इसी तरह एक ब्रांच है जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में हम किस किस की स्टडी करते हैं ये हम देखेंगे दोस्तों। जेनेटिक्स में हम अध्ययन करते हैं वंशानुगति और विभिन्नताओं का। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन की। व्हाट इज इनहेरिटेंस, ये डिस्कस करते हैं। वंशानुगति दोस्तों, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। देखा होगा आपने कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो जनरली जो लेडीज देखती हैं या जो लोग देखते हैं वो पूछते हैं यार ये किस पे गया बच्चा। कोई कहता है इसकी नाक तो ना दादा पे गई है, कोई कहता है इसकी आंखें ना इसके मामा पे गई है। तो एक जो इंडिविजुअल है, एक जो संतान है, वो पैदा होती है कैसे? अपने मदर और फादर की सेल से, अपने मदर और फादर की कोशिकाओं से। मदर से ओवम यानी अंडाणु आता है, फादर से स्पर्म यानी शुक्राणु आता है। उन दोनों सेल्स के फ्यूजन से, संलयन से जाइगोट या युग्मनज बनता है, जो कि हमारे जीवन की पहली कोशिका होती है। तो आपके जो कैरेक्टर्स है वो आपके फादर और आपकी मदर दोनों के ब्लड रिलेशन में, दोनों के रक्त संबंध में जो लोग होते हैं उनसे मिल सकते हैं। जैसे कि आपकी स्ट्रक्चर आपके चाचा से मिल सकती है, आपके दादा से मिल सकती है, आपके लक्षण आपकी बुआ से मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके फादर के ब्लड रिलेशन में है। इसी तरह आपकी जो कैरेक्टर्स है वो आपकी मदर से मिल सकते हैं, आपकी नानी से मिल सकते हैं, आपके मामा से मिल सकते हैं, मौसी से मिल सकते हैं, क्योंकि वो आपके मदर के ब्लड रिलेशन में है। तो एक संतान के जो कैरेक्टर्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो अपने मदर या फादर के जो ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध में जो लोग हैं उनसे मैच करते हैं। लेकिन क्या किसी संतान की सारी प्रॉपर्टीज पहले की पीढ़ियों से मैच करती है? नहीं। कुछ कैरेक्टर्स उस संतान में नए पैदा होते हैं। उन कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? वेरिएशंस, विभिन्नताएं। एक माँ बाप की 4 संतानें होती है तो वो चारों भी सेम नहीं होती। कोई लंबा हो जाता है, कोई छोटा रह जाता है, कोई काला हो जाता है, कोई गोरा हो जाता है, किसी का फेस कट कैसा, किसी का फेस कट कैसा, कोई पढ़ने में कमजोर रह जाता है, कोई पढ़ने में इंटेलिजेंट हो जाता है, किसी के बाल उड़ जाते हैं, किसी के बाल एकदम घने रहते हैं। तो ये संतानों के जो कैरेक्टर्स हैं बहुत सी चीजों पर डिपेंड करते हैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स में कि भैया वे कैरेक्टर जो मदर फादर से आए और वे कैरेक्टर जो बच्चे में नए आए, यानी कि हम लोग संतानों के या नई पीढ़ियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि आगे की जनरेशंस में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, आगे की जनरेशन में, आगे की पीढ़ियों में किस तरीके से बदलाव आते हैं। इसकी बात हम लोग किस में करेंगे दोस्तों? जेनेटिक्स में करेंगे। इसकी बात हम लोग करेंगे आनुवांशिकी के अंदर। ठीक है बच्चों, कोई समस्या? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ जानकारियों को लेकर। देखिए दोस्तों, जेनेटिक्स को कहते हैं आनुवांशिकी, और आनुवांशिकी जो शब्द है दोस्तों, आनुवांशिकी शब्द, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? तो दोस्तों जेनेटिक्स जो वर्ड है, जेनेटिक्स जो शब्द है, ये दिया है बैटसन ने। किसने दिया है दोस्तों? बैटसन ने 1905 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? बैटसन, 1905। आनुवांशिकी का फादर ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनके बारे में तो सब कुछ पढ़ना है। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो आप कह देंगे सर क्या नाम रख देंगे आप रख देंगे दोस्तों बैटसन। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? बैटसन को कहते हैं।
इसी तरीके से दोस्तों प्रयोगात्मक आनुवंशिकी का जनक नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी बता देता हूं, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर, क्लियर, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक, उनका नाम है दोस्तों मॉर्गन। मॉर्गन ने काफी सारे प्रयोग जो हैं वो जेनेटिक्स में किए हैं, क्लियर। और आपसे पूछा जाए फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, मानव आनुवंशिकी के पितामह है, मानव आनुवंशिकी के पितामह है, तो इसके लिए जो नाम लिखा है वो है ए गैरड। क्या नाम लिखा हुआ है? ए गैरड। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो कि जरूरी हैं पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में आती है। तो जेनेटिक्स शब्द बैटसन ने 1905 में दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके बाद अगला इंपोर्टेंट है फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, और उसके बाद अगला इंपोर्टेंट है कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बैटसन। इन दोनों को इग्नोर भी कर दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में यहां तक का क्वेश्चन पूछना मतलब बहुत हद तक मैं कहता हूं इम्पॉसिबल है, इतना एग्जामिनर डीप नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स एंड हु टर्म द कॉइन जेनेटिक्स, किसने आनुवंशिकी शब्द आपको प्रदान किया, इसके बारे में क्वेश्चंस लाजमी है, बन सकता है और आसानी से बन सकता है विदाउट एनी डाउट, ठीक है। पीडीएफ का मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था, शेयर का ऑप्शन उठाइए, शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ को सीधा मेल में, मेल का ऑप्शन चूज कर लीजिए वहां पे, और मेल में खुद की आईडी से खुद की आईडी को ही भेज लो और फिर मेल में जाके डाउनलोड कर लो। फिलहाल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, बाकी अपडेट का इंतजार आपको यार करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए, एक कृष्ण मेहरानिया जी कह रहे थे मिस्ड पढ़ाते हैं, ये मिस्ड का मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हैं, तो कृपया इस मिस्ड का मतलब बताएं कि भैया क्या मतलब है इस मिस्ड का। ओके, ठीक है भैया, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, क्लियर, किसी भी टाइप की कोई भी समस्या बताइएगा, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी, क्योंकि अभी तो टॉपिक को स्टार्ट भी प्रॉपरली नहीं किया है, अभी तो टॉपिक को स्टार्ट ही नहीं किया है ना भैया, अभी तो केवल और केवल बेसिक जानकारियों पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों टॉपिक में आगे हमें क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें चीजें पढ़नी है दोस्तों, वो क्या पढ़ना है, आनुवंशिकी से रिलेटेड शब्दावली, है ना, मतलब कि जो हमें क्या पढ़नी है, आनुवंशिकी से रिलेटेड टर्म्स पढ़नी है, ठीक है, आनुवंशिकी से रिलेटेड डिक्शनरी, है ना भाई। जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो बहुत सारे शब्द हमें परेशान करेंगे, जैसे जीन है, जीन क्या होता है सर, है ना, जैसे समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस क्या होता है सर, अलील युग्म विकल्पी क्या होता है, एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। जीनोटाइप, फिनोटाइप सर, जीन प्ररूप, लक्षण प्ररूप क्या होते हैं, इनके रेशो के बारे में, इनके अनुपात के बारे में क्वेश्चन आता है। तो हम कड़ी से कड़ी जोड़कर जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल मजा आएगा और काफी अच्छा मजा हमें आएगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। तो सबसे पहले मैं जानकारी स्टार्ट कर रहा हूं जीन से। जीन दोस्तों, क्लियर, जीन की अगर मैं बात करूं तो जीन जो शब्द है आपका, जीन शब्द 1909 में, जीन शब्द 1909 में दिया गया, और किसने दिया बताइए दोस्तों, जॉनसन ने। जीन शब्द 1909 में दिया, और किस साइंटिस्ट ने दिया, जॉनसन ने प्रोवाइड किया। जीन के बारे में अगली बात, तो आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है दोस्तों, जीन कहलाती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, हमारा जो डीएनए है प्रत्येक सेल में, समझना बड़े प्यार से, प्रत्येक सेल में, प्रत्येक कोशिका में 2.2 मीटर लंबा डीएनए, प्रत्येक कोशिका में 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, क्लियर, ओके। इस 2.2 मीटर लंबे डीएनए में कितने गुणसूत्र बताइए, 46 गुणसूत्र। तो एक तरीके से कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि गुणसूत्र किसके बने हैं, गुणसूत्र
डीएनए के बने हैं, है ना। या फिर आप एक नाम और कह सकते हो, ठीक है, कि गुणसूत्र जो है वो आपके गुणसूत्र डीएनए का एक खंड है ना, ये कह सकते हो गुणसूत्र डीएनए का एक खंड है। क्लियर, क्रोमोसोम इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो 2.2 मीटर लंबा डीएनए है जिसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र। और दोस्तों ये जो गुणसूत्र हैं इन पर जो जीन होते हैं वो रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। यानी कि एक तरीके से अगर मैं समझाऊं, एक तरीके से अगर मैं बात करूं, तो आनुवंशिकी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपके क्या है? जीन कहां पर पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं गुणसूत्रों पर, और 46 गुणसूत्रों से मिलाकर हमारा पूरा क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि जो आपसे पूछा जाए जीन किसके बने हैं, तो एक बात बताओ, जीन कहीं ना कहीं डीएनए का पार्ट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जीन डीएनए के बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं? डीएनए के बने हैं, यानी डीएनए का ही पार्ट है, डीएनए से ही इनका उद्भव है, डीएनए से इनका ओरिजिन है। तो हम बात करते हैं दोबारा से, हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल में दोस्तों 2.2 मीटर लंबा डीएनए है, और 2.2 मीटर लंबा ये जो डीएनए है ये 46 गुणसूत्रों से मिलकर बना है, और इन 46 गुणसूत्रों पर जीन रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। और लगभग कितने जीन? लगभग 30,000 जीन मानव की प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं। कितने? 30,000 जीन। और 30,000 जीन में से मैक्सिमम जो जीन पाए जाते हैं वो गुणसूत्र संख्या 1 पर, 46 गुणसूत्र है ना, तो मैक्सिमम जीन गुणसूत्र 1 पर पाए जाते हैं 2968, है ना, 2968। और मिनिमम जीन जो होते हैं वो गुणसूत्र Y पर पाए जाते हैं 231। तो ये डेटा आपके बड़े काम का है भाई साहब, कि सबसे ज्यादा जीन किस पर पाए जाते हैं? गुणसूत्र संख्या 1 पर, और सबसे कम जीन पाए जाते हैं गुणसूत्र Y पर। अब किसी में ज्यादा किसी में कम, तो टोटल 46 गुणसूत्र पर लगभग कितने जीन पाए जाते हैं? 30,000 जीन। क्लियर, टोटल जो 46 क्रोमोसोम हैं उन पर 46 गुणसूत्र क्या किए जाते हैं दोस्तों? पाए जाते हैं। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? कोई डाउट भैया? ठीक है, चलिए तो हम अगेन रिपीट कर रहे हैं कि भैया जीन, सबसे पहले जीन शब्द के बारे में अगर मैं बात करूं तो जीन शब्द आपका दिया गया है 1909 में। किस साइंटिस्ट ने दिया? जॉनसन ने। और जेनेटिक्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो जीन है। क्लियर, प्रत्येक सेल में 2.2 मीटर लंबा आपका डीएनए है जो कि 46 गुणसूत्रों से मिलकर बना है। इसीलिए ये लाइन हमें लिखी है कि क्रोमोसोम इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। फिर हमने बात की है कि भाई जो आपके 46 गुणसूत्र हैं उन पर बहुत सारे जीन रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, लीनियर ऑर्डर में पाए जाते हैं। तो हम एक लाइन कह सकते हैं कि जीन आर मेड अप ऑफ डीएनए। जीन जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। और लगभग जो आपके 46 गुणसूत्र उन पर 30,000 जीन हैं, उनमें मैक्सिमम जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पर और मिनिमम जीन क्रोमोसोम नंबर Y पर पाए जाते हैं, जो कि होते हैं 231। ओके बच्चों, आगे बात करते हैं जीन के बारे में। दोस्तों जीन जो होते हैं सदैव युग्म या पेयर में पाए जाते हैं। जीन सदैव किस में पाए जाते हैं? युग्म या पेयर में पाए जाते हैं। जीन सदैव जोड़े में पाए जाते हैं। क्लियर, जीन सदैव किस में पाए जाते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। अब जोड़े की अगर बात करें, पेयर की, अगर पेयर के दोनों मेंबर पेयर है, जोड़े में कितने सदस्य होंगे? 2। अगर पेयर के दोनों मेंबर सेम है तो इस अवस्था को समयुग्मजी, इस अवस्था को क्या बोलते हैं? समयुग्मजी, या क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। क्या बोलते हैं? इस अवस्था को समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। अच्छा, एक चीज और कि जीन में जो जोड़ा है, इस जोड़े का जो प्रत्येक सदस्य वो क्या कहलाता है? युग्मक या गैमेट कहलाता है। जीन के जोड़े का प्रत्येक सदस्य युग्मक या क्या कहलाता है? गैमेट कहलाता है। क्लियर है ना? अगर दोनों मेंबर यानी कि दोनों युग्मक अगर समान हैं तो इस व्यवस्था को क्या कह देंगे? समयुग्मजी या होमोजाइगस। इसको क्या लिख देंगे? शुद्ध, है ना। जैसे आपने 2 मेंबर लिखे, सेम टू सेम होना चाहिए, कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल Y, है ना। तो सेम आपको अगर समयुग्मजी विषमयुग्मजी देखना है तो आप सेम
अंग्रेजी वर्णमाला का सेम लेटर, जैसे टी है तो इधर भी टी होना चाहिए, वो भी कैपिटल में, है ना, या फिर स्मॉल में हो दोनों, स्मॉल टी ये भी संयुग्मजी है, स्मॉल आर ये भी संयुग्मजी है, स्मॉल वाई ये भी संयुग्मजी है। दोनों मेंबर एग्जैक्ट क्या होने चाहिए, सेम। अगर 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 दोनों युग्मक क्या हैं, अगर दोनों युग्मक असमान हैं तो इस व्यवस्था को क्या कह देंगे, विषम युग्मजी। इस अवस्था को क्या बोल देंगे, विषम युग्मजी। इस कंडीशन को हेटेरोजाइगस बोलते हैं, और हेटेरोजाइगस को अशुद्ध भी कह सकते हैं, इंप्योर भी कह सकते हैं। एग्जांपल में जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल एक स्मॉल अलग अलग है, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्लियर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या हो गए बताइएगा, ये आपके हो गए विषम युग्मजी। एक बात और यहां पर इंपॉर्टेंट है कि समयुग्मजी और विषम युग्मजी जो शब्द हैं ये किसने दिए, तो जीन शब्द आपके जॉनसन ने दिया, लेकिन समयुग्मजी विषम युग्मजी जो शब्द हैं ये बैटसन के दिए हुए हैं। किसने दिए हैं बताइएगा, बैटसन ने। ठीक है, तो अगेन रिपीट कर रहा हूं कहानी सारी की सारी, कि हम कह रहे हैं जीन ऑलवेज 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 जोड़े में पाए जाते हैं। जोड़े में कितने मेंबर होंगे, दो। अगर दोनों मेंबर सेम हैं तो उन्हें समयुग्मजी या शुद्ध कह देंगे, और दोनों मेंबर डिफरेंट हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल है ना, तो उनको क्या कह देंगे, विषम युग्मजी कह देंगे। क्लियर, समयुग्मजी और विषम युग्मजी जो शब्द हैं वो किसने दिए बताइएगा, बैटसन ने वो शब्द आपके प्रोवाइड किए हैं। क्लियर, बोलिए कोई समस्या बच्चों। ठीक है, तो साउंड में या किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम मैं कमेंट में देख लेता हूं एक बार आपके। ठीक है, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए क्लियर। यहां पे देखो वाटसन अलग है और बैटसन अलग है ना, BATESON बैटसन। बाटसन अलग है, वाटसन और क्रिक वो अलग है, यहां बैटसन की बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, चलिएगा ओके। तो जीन सदैव जोड़े में पाए जाते हैं। जीन के बारे में ही और बात करते हैं दोस्तों। जीन की 3 इकाइयां होती हैं। जीन की कितनी इकाइयां होती हैं, 3 इकाइयां। कौन कौन सी दोस्तों, सिस्ट्रॉन, जीन की 3 इकाइयां हैं, सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटॉन। सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटॉन, एग्जाम में काफी अच्छा क्वेश्चन आता है। सिस्ट्रॉन, देखिए सिस्ट्रॉन से सिस्टम चलता है, तो जीन की फंक्शनल यूनिट, जीन की क्रियात्मक इकाई क्या है, जीन की फंक्शनल यूनिट क्या है, जीन की फंक्शनल यूनिट, जीन की क्रियात्मक इकाई क्या है बताइएगा, सिस्ट्रॉन है। रेकॉन का मतलब होता है रिकॉम्बिनेशन, है ना। रेकॉन वर्ड का मतलब ही क्या है यहाँ पे, रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन का मतलब है पुनर्योजन इकाई, है ना। तो जीन की पुनर्योजन इकाई, वापस से रिकॉम्बिनेंट होने की इकाई, वापस से योग करने की इकाई क्या है बताइएगा, रेकॉन। और म्यूटॉन, म्यूटॉन वर्ड आया है म्यूटेशन से। म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन इकाई, जीन की वो इकाई जो अचानक से परिवर्तन लाने का क्या करती है, रोल प्ले करती है, और अचानक से परिवर्तन वो आगे की पीढ़ी में चलता चला जाता है। आगे पढ़ना है हमें इनके बारे में अच्छे से, टेंशन ना लें आप। तो जीन की 3 इकाइयां हैं। देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ जीन। फर्स्ट वन इज सिस्ट्रॉन, फंक्शनल यूनिट है, क्रियात्मक इकाई है, रेकॉन रिकॉम्बिनेशन यूनिट है, और म्यूटॉन म्यूटेशनल यूनिट है ना। तो जीन की क्रियात्मक इकाई, पुनर्योजन इकाई और उत्परिवर्तन इकाई, पूरा मतलब एक एक कड़ी को खोल के चलूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं। तो दोबारा से रिपीट जीन के बारे में करना चाहूंगा दोस्तों। क्या करना चाहूंगा कि जीन शब्द 1909 में जॉनसन ने दिया, जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। जीन पाए कहां जाते हैं, तो जीन पाए जाते हैं गुणसूत्रों पर। गुणसूत्रों पर लगभग हमारी प्रत्येक कोशिका में 2.2 मीटर लंबा डीएनए गुणसूत्रों से जुड़कर बना हुआ है, तो कह सकते हैं कि गुणसूत्र डीएनए के खंड हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपके 46 गुणसूत्र हैं उन पर लगभग 30,000 जीन रेखीय क्रम में बिखरे रहते हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 पर मैक्सिमम जीन 2968 2968 जीन, और क्रोमोसोम Y पर मिनिमम जीन 231 231 जीन पाए जाते हैं। क्लियर, इस तरह हम कह सकते हैं कि जीन किसके बने हैं, डीएनए के बने हैं। आगे हम लोगों ने बात करी कि भैया जो जीन है वो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। पेयर के 2 मेंबर सेम होंगे
तो उसे क्या कह देंगे, समयुग्मजी। होमोजाइगस या शुद्ध, है ना, सेम सेम होने चाहिए, सेम सेम, कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, कैपिटल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, ठीक है। जीन के अगर दोनों मेंबर जो हैं वो अलग अलग हैं तो उनको क्या कह देंगे, विषम युग्मजी या अशुद्ध। दोनों सदस्यों को क्या बोलते हैं, युग्मक। दोनों युग्मक समान तो समयुग्मजी, दोनों युग्मक असमान तो विषम युग्मजी। क्लियर। और ये दोनों टर्म किसने दी है, बैटसन ने। और ये बैटसन वही है ना, मतलब जो बैटसन हमने फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स में पढ़ा है ये वही बैटसन है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। हाँ, वाटसन वर्ड आए तो वो अलग है, ठीक है, वो आगे पढ़ाऊंगा। क्लियर। फिर हमने बात करी जीन की इकाइयों के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक टर्म पढ़ा रहा हूं, अलील। बहुत आया है पेपर में, राजस्थान में काफी पेपरों में आ चुका, युग्म विकल्पी। दोस्तों युग्म विकल्पी, और ये शब्द भी किसने दिया है, बैटसन ने, ये इंपॉर्टेंट है। युग्म विकल्पी देखिएगा दोस्तों, ऐसा जीन जोड़ा जिसके दोनों सदस्य, ऐसा जीन पेयर जिसके दोनों सदस्य परस्पर विपरीत, ऐसा जीन जोड़ा जिसके दोनों सदस्य एक ही लक्षण के दो विपरीत, या इनको लिखा जाता है विपर्यासी, विपरीत या विपर्यासी रूपों को प्रकट करे। समझा दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, ऐसा जीन पेयर, जीन का ऐसा जोड़ा जिसके दो मेंबर, भाई जीन में दो मेंबर होते हैं, दोनों मेंबर एक ही लक्षण के दो विपरीत रूपों को, दो विपर्यासी, दो अपोजिट फॉर्म्स को क्या करें, रिप्रेजेंट करें। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी बताने वाला हूं आपको, आप टेंशन बिल्कुल भी मत करिए, है ना, बिल्कुल दिमाग में बिठा के, और तब मैं चुप बैठूंगा, नहीं तो मैं खुद चुप नहीं बैठूंगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, जैसे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, हम लोग जेनेटिक्स में आगे पढ़ेंगे कि कैपिटल टी का मतलब होता है लंबा और स्मॉल टी का मतलब होता है बौना। तो अगर हम इन दोनों को कैपिटल टी स्मॉल टी को साथ साथ लिख दें तो बताओ ये क्या बन जाएगा, ये एक अलील बन जाएगा। कैसे दोस्तों, ये जीन का जोड़ा है और इस जोड़े में जो दो सदस्य हैं वो दोनों एक दूसरे के विपरीत रूपों को प्रकट कर रहे हैं। लक्षण एक ही है लंबाई का, तो ये लंबेपन को प्रकट कर रहा है और ये किसको प्रकट कर रहा है, बोनेपन को प्रकट कर रहा है। इसी तरह कैपिटल आर का मतलब होता है गोल बीज, है ना, और स्मॉल आर का मतलब होता है झुर्रीदार बीज, रिंकल्ड सीड, झुर्रीदार बीज। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लक्षण एक ही है, क्या, बीज की आकृति, शेप ऑफ सीड। अगर मैं इन दोनों को साथ साथ लिख देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, अलील। तो अलील क्या है, व्हाट इज अलील, युग्म विकल्पी है क्या, युग्म विकल्पी, ऐसा युग्म जिसमें एक ही लक्षण के दो विकल्प मौजूद हैं उसे ही युग्म विकल्पी कहते हैं। युग्म का मतलब पेयर, विकल्पी का मतलब ऑप्शन, एक ही कैरेक्टर के दोनों ऑप्शन, लंबाई के दो ऑप्शन है, या तो लंबा, समझ गए, तो लंबा और बोना दोनों ही उसके अंदर हो, उसे हमने क्या कह दिया, अलील। तो अलील को पहचानने का तरीका क्या है, अलील को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, अलील को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक ही अक्षर कैपिटल और उस कैपिटल के बगल में सेम लेटर स्मॉल, है ना, यानी वही अक्षर कैपिटल में लिखा हो उसके बगल में वही स्मॉल में लिखा हो तो अलील है। भाई जैसे मान लो आपको लिख दे क्या, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, समझ गए। तो एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, एक कैपिटल दूसरा स्मॉल, ये सारे अलील हैं, दीज ऑल आर अलील्स, ठीक है। तो समझ में आया नहीं आया बताइएगा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहा हूं। तो व्हाट इज अलील, अलील एक तरीके से देखा जाए, आपसे पूछे अलील कैसा होता है तो अलील दोस्तों विषम युग्मजी होता है। क्यों, क्योंकि अलील के अंदर एक ही कैरेक्टर के दोनों फॉर्म्स जो होती हैं वो सेम नहीं होती है, दोनों युग्मक अलग अलग हैं, और दोनों युग्मक अलग अलग है तो उसे क्या कह देंगे, विषम युग्मजी। तो आपसे कोई पूछ ले कि भैया अलील कैसा होता है तो ये बात भी दिमाग में बिठा लीजिएगा कि सर अलील जो है वो विषम युग्मजी होता है, अलील के दोनों युग्मक समान नहीं होते, विषम युग्मजी होता है। जीनों का ऐसा जोड़ा, ऐसा जीन पेयर, ऐसा युग्म जिसके दोनों मेंबर
एक ही कैरेक्टर के दो ऑप्शन को दिखा रहे हो, लंबाई के दो ऑप्शन, लंबा और बोना, और वो दोनों साथ साथ लिखे हुए हों तो कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। इसी तरह बीज की आकृति के दो विपरीत लक्षण, गोल बीज या झुर्रीदार बीज, दोनों को साथ साथ लिख दिया तो क्या बन गया बच्चों, अलील बन गया। दिमाग में बात बैठी या नहीं बैठी, जवाब दीजिएगा मुझे, बैठी या नहीं बैठी दिमाग में बात, बताइए भैया। ठीक है, तो आई थिंक सो समझ में अच्छे से यहां तक आपको आ गया होगा भैया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा है, अभी तक हम लोगों ने बात की है जीन की, साथ में बात की है समयुग्मजी विषमयुग्मजी की, जीन की बात की है, जीन के दोनों मेंबर किस प्रकार के हैं, समान है तो समयुग्मजी, असमान है तो विषमयुग्मजी। ठीक है, और फिर हमने बात की है अलील, और अलील क्या होता है, विषमयुग्मजी ही होता है। क्लियर है ना, ये हमने अभी तक तीनों बातें की हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स ओपन है और मैं आपके मैसेज देख रहा हूं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं भैया, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। टॉपिक को टच नहीं करते इसको लोग, मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, लोग टच नहीं करते और आपको उस लेवल पे पढ़ा दूंगा ना कि याद रखोगे आप। देखो, अच्छे कंटेंट को ग्रहण करने के लिए भैया ताकत तो चाहिए, मेहनत तो चाहिए। आप हैवी खाना खा रहे हो, आप सोयाबीन की दाल खा रहे हो, बहुत अच्छा प्रोटीन है उसके अंदर, एक उसको डाइजेस्ट करने के लिए फिर मशीनरी भी चाहिए अच्छी, समझ रहे हैं। तो अच्छा ग्रहण करने के लिए अच्छी मेहनत जरूरी है। अगर आप पढ़ते जाए फिर अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो एक दिन ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बोझ, आपको ऐसे लगेगा इतना सारा मैं कैसे याद करूं। लेकिन अगर आप रिपीटेशन करते रहेंगे, अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है भैया, चलें आगे बात करें। कोई डाउट? नो डाउट, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब मैं डिक्शनरी में आगे चल रहा हूं और आपको दो वर्ड समझा रहा हूं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। बहुत प्यारे वर्ड हैं और सबसे ज्यादा एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। बताऊंगा किस प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल तो बात करते हैं इनकी। जीनोटाइप को बोलते हैं जीन प्ररूप और फिनोटाइप को बोलते हैं लक्षण प्ररूप। जीनोटाइप को जीन प्ररूप और फिनोटाइप को क्या कहते हैं दोस्तों, लक्षण प्ररूप कहते हैं। चलिए, ठीक है भाई। ओके, चलिए दोस्तों, मैंने बोला ना आपसे पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका, मैं भी करता हूं कभी कभी, है ना। जब मुझे किसी को भेजनी होती है, कोई बच्चा मांग लेता है या कोई रिलेटिव मांग लेता है, तो डाउनलोड करने का अभी तरीका यही है कि शेयर का बटन दबाइए, शेयर का बटन दबाते ही ऑप्शंस आएंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ऐसे शेयर करने का। तो वहां पे आप ईमेल दबाइएगा, ईमेल पे आप जैसे जाएंगे ईमेल में खुल जाएगा, खुद ही की आईडी से खुद को ही वो भेज लो, तो वो आपकी आईडी पर जाएगा मेल पे, वहां से डाउनलोड कर लो। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप क्या होते हैं दोस्तों। जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है, किसी जीव की बाहरी आकार आकृति, किसी जीव की बाहरी आकार आकृति, किसी जीव की बाहरी आकार आकृति या बनावट, किसी जीव की जो आउटर स्ट्रक्चर है, या उसको कह सकते हैं आकारिकी, है ना। बाहरी लक्षणों को क्या कहते हैं, आकारिकी इंग्लिश में लिखा जाता है मॉर्फोलॉजी। तो किसी जीव की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो उसका क्या कहलाती है, लक्षण प्ररूप कहलाती है। मॉर्फोलॉजी कोई भी देख सकता है, आप मुझे देख के बता देंगे मैं गोरा हूं या काला हूं, आप मुझे देख के बता देंगे मेरे बालों का कलर काला है या सफेद है या भूरा है, आप मुझे देख के बता देंगे मेरी आंखों का कलर नीला है या भूरा है या काला है, आप मुझे देख के बता देंगे मेरी हाइट कितनी है, आप मुझे देख के, मतलब मेरे बाहरी आकार आकृति, मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, कोई उंगली कम ज्यादा तो नहीं है, ये सब आप बाहर से देख के बता सकते हैं। ये क्या होता है बताइए, ये आपका फिनोटाइप होता है, लक्षण प्ररूप होता है। और किसी जीव की
किसी जीव की जो आंतरिक जीनीय संरचना होती है, किसी जीव की इंटरनल जीन स्ट्रक्चर, किसी जीव की आंतरिक जीनीय संरचना, किसी जीव की आंतरिक जीनीय संरचना क्या होती है बताइएगा, क्या होती है? जीन प्ररूप। अब देखना, समझना इस बात को, समझना। हमारी बॉडी में है ना, सजीवों में प्रत्येक लक्षण के लिए, सजीवों में प्रत्येक लक्षण के लिए कोई जीन जिम्मेदार होता है। हमारी बॉडी में प्रत्येक लक्षण के लिए कोई ना कोई क्या होगा? जीन जिम्मेदार होगा। जैसे आपकी बॉडी में लंबाई का जीन आपकी लंबाई के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना, बुद्धिमानी का जीन, ब्लड के कलर का जीन, है ना, आपकी आई कलर का जीन, आंखों के कलर का जीन, आपके स्किन के कलर का जीन, आपके बालों के कलर का जीन। हमारी बॉडी में ईच एंड एवरी कोई भी अच्छा बुरा लक्षण है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? कोई ना कोई जीन कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए जीनोम्स को, इसीलिए जो जीन का सीक्वेंस है उसको पढ़ने की वैज्ञानिक प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि अगर हमें यह पता चल जाए कि इस जीन के कारण यह लक्षण कंट्रोल हो रहा है, तो हम उस जीन के साथ छेड़छाड़ करके, उस जीन में हेराफेरी करके हम उस लक्षण को बदल सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा प्रयास है। तो दोस्तों, किसी भी जीव के अंदर, सभी जीवों के अंदर प्रत्येक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए कोई ना कोई क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। आप समझिए, किसी जीव की बाहरी आकार, आकृति, बनावट क्या कहलाती है? लक्षण प्ररूप कहलाती है। लक्षण प्ररूप एक सामान्य आदमी देख सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, जरूरी नहीं है वो साइंटिस्ट हो। ठीक है भाई, आप देख सकते हो, आप भले ही साइंटिस्ट नहीं हो, आप कॉमन मैन हो, आप अनपढ़ भी होते तो भी आप ये तो देख ही लेते कि मैं गोरा हूं कि काला हूं, लंबा हूं कि छोटा हूं, मेरे बाल कैसे हैं, ये तो सब पता चल जाता है। लेकिन दोस्तों, जीन प्ररूप देखने के लिए, किसी जीव की जेनेटिक स्ट्रक्चर को देखने के लिए आपको एक जेनेटिक साइंटिस्ट होना जरूरी है। आप एक अच्छे क्या होने चाहिए? साइंटिस्ट होने चाहिए, जिसको जीन के बारे में, डीएनए के बारे में, सेल्स के बारे में आपको जानकारी हो। ठीक है, सामान्य आदमी नहीं देख सकता। दोस्तों, अगर आपका फिनोटाइप सेम है, अगर दो आपके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म है, दो जीव ऐसे हैं ए और बी, जो बाहर से सेम दिख रहे हैं, तो अगर फिनोटाइप सेम है तो दोस्तों जीनोटाइप सेम हो यह जरूरी नहीं है। अगर दो जीव बाहर से सेम दिख रहे हैं तो क्या उनके सारे के सारे जीन सेम हो? यह जरूरी नहीं है। दो भाई हैं, जुड़वा हैं, क्लियर, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, जुड़वा, एक दूसरे की टू कॉपीज, एकदम सेम टू सेम दिखते हैं, लेकिन दोस्तों उनके अंदर उनके दिमाग का लेवल, उनके सोचने समझने की पावर, उनका बिहेवियर, उनकी इमोशंस और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो उनके जीन्स में क्या होंगे बताइए? वो वेरी करेंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो अगर बाहर से आकार आकृति समान है तो जीनोटाइप समान हो यह जरूरी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगर जीन ही दो आपकी कोशिकाएं ऐसी हैं जिनका जीनोटाइप ही क्या है? सेम है, सारे के सारे जीन ही सेम है ए और बी के, जब दोस्तों लक्षणों को नियंत्रित करने वाला, जब आपके लक्षणों को कंट्रोल करने वाला सीक्वेंस ही सेम है, तो दोस्तों लक्षणों को तो सेम होना ही पड़ेगा। तो ये एक चीज दिमाग में बिठा लेना कि लक्षण सेम हो, बाहर के लक्षण, क्योंकि लक्षण तो बाहरी और आंतरिक दोनों होते हैं ना, तो बाहरी लक्षण सेम है वो तो आपने देख लिया, लेकिन आंतरिक लक्षणों का आपको पता नहीं है ना, जो दिखाई नहीं देते, जो हिडन होते हैं। तो बाहरी लक्षण सेम है तो जरूरी नहीं है कि सारे ही लक्षण सेम हो अंदर बाहर के, वो पॉसिबल भी नहीं है दो लोगों के अंदर। तो अगर फिनोटाइप सेम है तो जीनोटाइप सेम हो यह जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका जीनोटाइप, आपका जीन सीक्वेंस ही सेम है, तो अंदर बाहर के सारे लक्षणों को झक मारकर सेम होना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, फिनोटाइप देखना आसान है, फिनोटाइप की स्टडी करना आसान है, लेकिन दोस्तों जो जीनोटाइप होता है इसकी स्टडी करना क्या है? जटिल है, बहुत मुश्किल है। हर कोई जीनोटाइप की स्टडी नहीं कर सकता, हर कोई जीनोटाइप की जो अध्ययन वो नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, क्लियर, बोले कोई दिक्कत ही नहीं है। शेयर तो हो रहा है कृष्ण मेहरानिया, शेयर तो मैंने आज ही किया है, शेयर तो मैं डेली करता हूं, अभी आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है,
अभी ऐसा करते हैं, देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम करते हैं। देखिए टेक्निकल टीम लगातार काम कर रही है, कोई भी लेजी नहीं है, और हमने बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स को पिछले बैचेस में भी सॉल्व किया है ना। अभी आपके लिए काम करते हैं कि आप सारे बच्चों का एक ग्रुप बनवाते हैं व्हाट्सएप का, और जब तक पीडीएफ की यहां प्रॉब्लम चलती है तब तक जो पीडीएफ है वो मैं उस ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया करूंगा। ऐसा अपन लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चों का मैं आज टीम को मैसेज छोड़ दूंगा कि सारे के सारे जो बच्चे हैं कंप्लीट कोर्स में और साइंस कोर्स में, वो सारे के सारे बच्चे जो है एक ग्रुप में जोड़ दिए जाएं, वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएंगी, ठीक है भैया। प्रॉब्लम आपकी ये सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिएगा, ओके। तो हम पढ़ रहे हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब काम की बात एक और कि ये दोनों शब्द किसने दिए, तो दोस्तों जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द आपके जॉनसन ने दिए हैं। तो जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीन शब्द भी जॉनसन ने दिया था, जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, तीनों वर्ड जॉनसन ने दिए हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स, अलील, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, ये शब्द आपके किसने दिए हैं दोस्तों, ये शब्द आपके बैक्सन ने दिए हैं। तो लीजिएगा स्क्रीनशॉट, लीजिएगा स्क्रीनशॉट ताकि आगे बढ़ें। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे बेटर सॉल्यूशन मैंने अभी के लिए दे दिया है, ठीक है। और इस पर काम करते हैं अभी। जैसे ही आपके जो अपडेट आ जाएगा एप्लीकेशन का, तो फिर आपकी सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो ही जाएंगी, फिर टेंशन वाली कोई बात नहीं है ना। तब तक के लिए अपन जो है एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि एक ग्रुप बना के और आपको वहां पर पीडीएफ्स अवेलेबल करवा देंगे, है ना, जिससे कि किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम आपको ना हो और आप जो है आपकी स्टडी प्रॉपर तरीके से चलती रहे, ठीक है बच्चों। कोई डाउट यहां तक, कोई समस्या? चलिए दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं, अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं संकरण। ये शब्दावली है ना। संकरण को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आपने सब, हम किसान के बच्चे हैं, हमने देखा होगा दोस्तों, आप सब लोगों ने अच्छे से देखा होगा कि जब हम लोग खेतों में बीज बोते हैं तो अक्सर बातें चलती है, यार इस बार तो मैं गेहूं है ना हाइब्रिड वाले बोऊंगा, यार इस बार तो मैंने हाइब्रिड वाला बाजरा किया है ना, हाइब्रिड टमाटर, ये देखो कितना बढ़िया टमाटर। ऐसे बातचीत होती है ना। हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या होता है, संकरण क्या होता है दोस्तों? संकरण होता है, देखिए हमारे पास ए और बी, ये दो जीव हैं, है ना, ये दो जीव हैं, जंतु भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ अच्छे लक्षण ए में हैं और कुछ अच्छे लक्षण बी में हैं, कुछ अच्छे लक्षण ए में हैं और कुछ अच्छे लक्षण बी में हैं। हमने इन दोनों के बीच में क्या करवा दिया? प्रजनन करवा दिया, इन दोनों के बीच में निषेचन करवा दिया। क्लियर? अब जनरली, है ना, आप कहेंगे सर निषेचन तो ऑटोमेटिक भी हो जाता है। ऑटोमेटिक का मतलब एक पादप के, एक प्लांट से जो परागकण होते हैं वो उड़कर या कीटों के माध्यम से दूसरे प्लांट पर पहुंच जाते हैं और निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये ए और बी, अगर ये अलग अलग जाति के जीव हो, अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म हो, तो इनके बीच में नेचुरल फर्टिलाइजेशन, इनके बीच में प्राकृतिक रूप से निषेचन होना संभव नहीं। हमें लेबोरेटरीज में इसमें क्या कराना पड़ेगा? हमें प्रयोगशाला में भी नहीं करवाएं तो हमें कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, प्रयोग के द्वारा इनको क्या करवाना पड़ेगा? फर्टिलाइज करवाना पड़ेगा। तो दो जीव या दो जातियों के अच्छे लक्षणों का समावेश प्रजनन के द्वारा एक ही जीव में सभी लक्षण, यानी दो अलग अलग जीवों में कुछ अच्छे लक्षण थे, हमने उनके बीच में क्या करवा दिया? संकरण करवा दिया। हमने उनके बीच में प्रजनन करवा दिया, ब्रीडिंग करवा दी, और ब्रीडिंग के दौरान फिर हमने पाया कि जो लक्षण इन दोनों में अलग अलग थे वो सारे के सारे इस जीव में आ गए। समझे? तो संकरण जनरली क्या है? संकरण क्वालिटी को, गुणवत्ता को बढ़ाने का एक तरीका है, जिसमें क्या किया जाता है? दो अलग अलग जीवों या दो अलग अलग जातियों के अच्छे लक्षणों को चुना जाता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं अच्छे लक्षणों वाले पादप या जातियां चुनी जाती हैं और उनके प्लांट्स के बीच में आपस में क्या करवा दिया जाता है? ब्रीडिंग करवा दी जाती है, निषेचन या प्रजनन करवा दिया जाता है, जिससे कि एक ही पादप में वो सारे अच्छे लक्षण क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? संकरण। और इस प्रक्रिया से जो पादप बनते हैं उन पादपों को हाइब्रिड,
है ना, या इस प्रक्रिया से जो संतान बनती है उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, संकरण कहते हैं। ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक जानवर था दोस्तों गधा, डोंकी, गधा डोंकी, और एक जानवर था घोड़ा, घोड़ा हॉर्स। गधा और घोड़ा दोनों का वंश एक ही है, जाति अलग अलग है। ठीक है, वंश एक है, प्रजाति स्पीशीज अलग अलग है। ठीक है, तो हमने देखा भैया गधा जो होता है बहुत आलसी सा जानवर है, बोझा अच्छे से ढो लेता है, बोझा खूब सारा ढो लेता है, लेकिन है ना भागता नहीं है, मतलब स्पीड ज्यादा नहीं है, ऐसे आराम आराम से चलता है, आराम आराम से। एक दूसरा जानवर है, वो कौन सा है, घोड़ा, रॉयल एनिमल, तेज तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है, हवा से बातें करते हैं घोड़े, है ना। चेतक के बारे में आपने सुना होगा, महाराणा प्रताप का घोड़ा। तो घोड़ों के पास रनिंग की कैपेसिटी होती है, बट बोझा ढोने का नेचर उनका नहीं होता। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इनके बीच में फर्टिलाइजेशन करवा दिया जाए, इनके बीच में निषेचन आपस में करवा दिया जाए, संकरण करवा दिया जाए। तो क्या किया गया दोस्तों, नर तो लिया गया, मेल तो लिया गया गधा, और मादा ली गई घोड़ी। नर गधा मादा घोड़ी। ठीक है, नर गधे के जो स्पर्म्स हैं उनको लेकर मादा घोड़ी के अंदर इंजेक्ट करवाया गया, या फिर लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन करवाकर, और फिर आप वो जो भ्रूण बनाए उसको घोड़ी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन उस समय डायरेक्ट क्या करवाई गई थी, ब्रीडिंग करवाई गई थी, नर गधे और मादा घोड़ी। और जब इनका संकरण करवाया गया तो इनके संकरण से पैदा हुआ दोस्तों खच्चर, पोनी। ठीक है, क्यों पैदा किया हमने खच्चर, ताकि हम चाहते थे कि स्पीड और बोझा ढोने की जो कैपेसिटी है दोनों एक ही जानवर में आ जाए। हमने पाया कि खच्चर में दोस्तों अच्छी खासी स्पीड भी है और बोझा भी ढो लेता है ना। खच्चर की हाइट गधे से थोड़ी ज्यादा होती है, घोड़े से थोड़ी कम होती है ना। रफ्तार गधे से काफी ज्यादा होती है, घोड़े से थोड़ी कम रहती है। बोझा ढोने की पावर घोड़े से ज्यादा होती है, गधे से थोड़ी कम होती है। यानी एक तरीके से कह दें तो गधे और घोड़े का एक मिला जुला रूप आपको किसमें देखने को मिला, खच्चर में। लेकिन एक डिफेक्ट रह गया, वो क्या डिफेक्ट रह गया कि खच्चर दोस्तों कैसा होता है, खच्चर दोस्तों जनन अक्षम होता है। खच्चर जो होता है वो बंध होता है, स्टराइल होता है। खच्चर संतान पैदा नहीं कर सकता, खच्चर में जनन की क्षमता नहीं होती। क्लियर। तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन या संकरण जो होता है, इसका परिणाम जब निकल के आता है तो वो अच्छा भी आ सकता है, वो बुरा भी आ सकता है। बुरा आ जाता है तो उस प्रयोग को क्या कर देते हैं, उस प्रयोग को विफल मान लेते हैं और उनका प्रोडक्शन नहीं करते, उनका जो है व्यापारिक जो उत्पादन है वो नहीं करते। अगर प्रयोग सक्सेसफुल हो गया है तो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए और उपयोग में लाने के लिए बहुत बार संकरण करवाया जाता है और बहुत ज्यादा संख्या में उत्पाद तैयार किए जाते हैं। तो संकरण क्या है दोस्तों, संकरण एक तरीके से है दो अलग अलग जातियों या दो अलग अलग जो जीव हैं उनके अच्छे लक्षणों का समावेश, उनके अच्छे लक्षणों का जो कह सकते हैं उनके अच्छे लक्षणों की प्राप्ति आप एक ही जीव या एक ही जाति में करना चाहते हैं। और इसके लिए खच्चर का एग्जाम्पल बेस्ट से बेस्ट मैंने आपके सामने रख दिया है। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप ये क्या कर गए होंगे, समझ गए होंगे दोस्तों। बात समझ में आ गई। चलिए तो दोस्तों आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा। आज की कक्षा में हम लोगों ने जेनेटिक्स से रिलेटेड डिक्शनरी को पढ़ा है, जेनेटिक्स से रिलेटेड शब्दावली पढ़ा है। जीन क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस क्या होता है ना, संकरण क्या होता है। कल हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मेंडल के बारे में, मेंडल के एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे।